चालू। तो मैया, ये किसी कारण से ये डिस्कनेक्शन हो गया। तो मेरी प्रार्थना सुमन मैया से भी है कि यदि वे 2 मिनट यदि अपना भी अनुभव बता सकें तो मैया, मैं तो जानती हूँ और सचमुच बताऊं तो विदेशों में सुमन मैया मतलब कि अपना जीवन बिता चुकी, वहां के हिंदू फोरम के सदस्य हैं, नेपाल और मुझे लगता है कि सिंगापुर की वासी रही हैं। तत्पश्चात अब वे भारत में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैया सुमन मैया यदि अपने उद्गार रख पाए, अपना कोई अनुभव ऐसा कि जहां पर उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी ही कहें या फिर कोई अन्य मातृभाषा भी उन्होंने जो रखी हो और उसके कारण कोई ऐसा किस्सा हुआ हो कि जहां पर उन्हें लाभ हुआ हो। अब अगली कड़ी पर यदि माता जी नहीं उपस्थित हो पा रही तो मैं अमरेंद्र कुमार जी को यहाँ पर, और लक्ष्य ठाकुर भी यहाँ उपस्थित है। जी महाराज जी, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो अमरेंद्र कुमार जी, यदि आप उपस्थित हैं, 2 मिनट में अपनी बात को यहाँ रखें। अमरेंद्र कुमार जी ये सीतामढ़ी से आते हैं और मैया सीता मैया की जन्मस्थली से आते हैं। तो आज तो भर भर के हमको आशीर्वाद मिल रहा है, कहाँ ब्रज और कहाँ सीता मैया की नगरी। बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद लतिका जी। दरअसल आपके वजह से ही आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ पा रहे हैं और बाकी जो सभी साथियों लोग बड़े हैं, दोस्त हैं, उन सभी को मैं सीता मैया की जन्म धरती सीतामढ़ी से प्रणाम करता हूं। और मातृभाषा के संबंध में एक बात तो मैं खुल के कहना चाहता हूं कि अत्याधुनिक जो दौर है अभी, और बात हम कुछ समय पहले की करें तो जब सोशल साइट्स पे चारों तरफ सिर्फ अंग्रेजी की धूम थी और बड़ी मुश्किल से, अगर मैं ईमानदारी से अपना इस बात को स्वीकार करूं कि अंग्रेजी को समझ सकना तो कुछ हद तक ले था, ठीक, चलो ये समझ लेते हैं, लेकिन अपने अभिव्यक्ति को हम कैसे व्यक्त करें मुश्किल होता था। लेकिन समय बदला, दौर बदला और मौका आया अपने मातृभाषा हिंदी का। और जब हिंदी आया तब से एक जो मन में लोगों के विचार रहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लोगों के बीच पहुंच सकते हैं। तो ये मैं कम पढ़ रही हूँ तो मैया जोड़ दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि विदेशों में रहते हुए भी हिंदू फोरम से जुड़े हुए हैं मैया, और जो अपनी मातृभाषा का तो बिल्कुल संवर्धन कर रहे हैं। तो मुझे मैया बताएं कि क्या अनुभव रहा 2 से 2.5 मिनट में कि हिंदी भाषा को लेकर। जी मैया, आपकी मातृभाषा। सभी को नमस्कार करती हूँ। वास्तव में सिंगापुर प्रवास के दौरान मैंने जाना कि मातृभाषा का महत्व क्या है। मुझे बचपन से ही हिंदी से बहुत लगाव। मैं कभी मात्राओं की अशुद्धियां करती नहीं। जैसे हम रफ नोट्स लिखते हैं तो मैं रुक जाती थी अगर मेरी मात्रा गलत हो गई तो, और मैं उस भले अगली लाइन छूट जाए लेकिन मैं गलत मात्रा के आगे नहीं बढ़। ये मेरा बचपन से मेरा स्वभाव कुछ होगा। मुझे भाषा से बहुत ज्यादा प्रेम था, हिंदी भाषा से। और हिंदी सुन के जैसे मेरे अंदर कुछ होता है, ऐसा होता है कि मैं शुद्ध भाषा संस्कृत हिंदी ये सब सुनती हूँ तो मेरे अंदर कुछ होता है कि हम कुछ भी, हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज को हम शुद्ध उनके नेटवर्क में कहीं समस्या लग रही है। इसका विषय ये है कि मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आप आ रही है।
आज की ये मीटिंग का विषय ये रहा कि मातृभाषा से कभी हमको क्या लाभ मिला। तो मैं सिंगापुर गई, मैंने सोचा मैं कुछ काम करूं, घर में कैसे बैठी रहूं। किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, आप तो हिंदी जानती हैं, आपको क्या काम की कमी है। यहाँ हिंदी का तो इतनी डिमांड है कि मैं क्या बताऊं। और मैंने वहाँ पे संस्थाएं हैं जो हिंदी के लिए टीचर्स प्रोवाइड करती हैं। वहाँ के लोकल स्कूल में मैं पढ़ाने जाती थी और गोरखपुर के माननीय एक शिवाकांत तिवारी जी थे जिन्होंने हिंदी को वहाँ स्थान दिलवाया। वो वहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट के साथ उठ बैठ थी उनकी, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा को, हिंदी को वहाँ लाने का श्रेय शिवाकांत तिवारी जी को जाता है। और वहाँ एक हिंदी सोसाइटी और एक DAV, दो संस्थाएं हैं जो हिंदी की अध्यापिकाएं, जैसे हम गए कि भाई मेरे पति वहाँ काम करते हैं, मैं गई, मुझे हिंदी आती है, तो हम लोग वहाँ साक्षात्कार देने के बाद, हमारा चयन होने के बाद हम जाते थे स्कूलों में पढ़ाने। तो वहाँ मैंने ये देखा कि हिंदी को एक भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। यहाँ हमारे देश में हिंदी को एक विषय की तरह पढ़ाते हैं और वहाँ भाषा की तरह पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर मैंने वहाँ महसूस किया। यहाँ पे क्या होता है कि मैं देखती हूँ बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं में मात्राओं की अशुद्धियां रहती है, टीचर ने टिक कर दिया, क्योंकि टीचर को उसकी महत्ता का पता नहीं है कि एक मात्रा के बदलने से, उसका उच्चारण बदलने से उसका अर्थ ये बदलने, एक अर्थ ही बिंदु बदल के जाता है। ऊपर वहां इतना बढ़िया से बिंदु के ऊपर अभ्यास बना के सिखाया जाता था। और वहां पे जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जो थी अंग्रेजी थी वहां पे, ताकि सब आपस में कम्युनिकेट कर सके। चाइना की तरह मुश्किल नहीं थी कि वहां बस वो अपनी ही भाषा बोलेंगे, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। और दूसरी भाषाओं पे वहां 4 भाषाएं थी, मलय, तमिल और मैंडरिन और हिंदी। तो हर भाषा को एक ही विधि से पढ़ाया जाता और उसमें बच्चा सुन के उसका बोलना, इंटरप्रिटेशन, जैसे कोई चित्र बना हुआ है उसके ऊपर उसको इंटरप्रेट करना है। और एक एक बच्चे को की रिकॉर्डिंग जो है अलग कैसेट में होती थी और उस कैसेट को सुन करके उसके ऊपर नंबर दिया जाता। मान लीजिए ये चित्र, अब इस चित्र को बच्चा कितनी अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकता है। और एक सुन के होता था और बोलता कैसे है। और हम यहाँ बड़े बड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ का प्रयोग नहीं जानते कि हम इसको वाक्य में कहाँ करें। वहां 5वीं कक्षा का बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। तो हम यहाँ, हम अपने ही देश में अपनी भाषा को न अच्छे से सीख रहे हैं, न सिखा पा रहे हैं, न गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि मुझे मेरी भाषा अच्छे से आती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी चीज का गर्व करें। जब हम अपनी चीज का गर्व करेंगे और अपनी चीज को अच्छे से सीखेंगे, तब दुनिया में हमारा नाम होगा, नहीं तो नहीं। जैसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हाँ बिल्कुल, हमें लगा कि इसके पहले हम ऐसा सोचते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह या कोई भी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे के चले आते थे। अरे ये उनकी समस्या है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। जब और भाषाओं के लिए दुभाषी लगाए जा रहे हैं तो हमारे लिए भी लगाए जा रहे हैं। हमारा नाम कैसे ऊंचा होगा अगर हम अपना पहनावा, अपनी भाषा, अपने संस्कृति को साथ लेके नहीं चलेंगे तो दूसरे को क्या पड़ी है। इसलिए हमें अपनी भाषा पे गर्व करना चाहिए। हमें दूसरी भाषा नहीं आती, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमें अपनी भाषा मुझे आती है या नहीं आती, मुझे ये सोच, अपनी नहीं आती ये शर्म की बात, लज्जा की बात ये है कि हमें अपनी भाषा, इसलिए हमें अपनी भाषा का गौरव ऊपर लाना है और अपने आने वाली पीढ़ी के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि रखनी है कि वो सही सी मात्राओं का। बहुत सुंदर हमारी भाषा, बहुत सुंदर भाषा। मुझे नहीं लगता कि इतना रस किसी और भाषा में है जितना रस मुझे अपनी भाषा में नजर आता है। तो आवश्यक है कि हम, क्योंकि सब अपनी चीजों को प्रेम करते, किसी ने अपना कुछ नहीं छोड़ा, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो हमें अपने वापस हमको अपना धारण करना है और उसका मान बढ़ाना है पूरे विश्व में।
सामने वाला अगर कुछ समझता है तो वो उसकी समस्या है, मैं अपना सर ऊंचा करके चलूं, अपनी चीजों को लेकर के चलूं, मेरा ये मानना है। तो आप सभी को दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात है। आपको एक बात बताऊं लतिका जी, वहां मैं एडल्ट हिंदी क्लासेस भी लेती थी। जैसे यहाँ हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, वहां मैं स्पोकन हिंदी सिखाती थी। और जापानीज, वियतनामीज, चाइनीज और हॉलैंड के, इंग्लैंड के, ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे बड़े बड़े, जो हिंदी इतनी प्रसन्नता से सीखते थे। क्यों सीखते थे? उनके पास खाली समय था और उनको हिंदी सीखने का मन था, या किसी को हिंदी से प्रेम था, वो सीखना चाहते। तो और भाषाएं सीखने में कोई बुराई नहीं। हम अंग्रेजी सीखे, बहुत अच्छी बात है। हम 2 4 5 10 भाषाएं सीखे, जैसे पॉलीग्लॉट, राइट लतिका जी? आपने हमें पॉलीग्लॉट शब्द बताया था। हम पॉलीग्लॉट बने, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमें अपनी भाषा तो आनी ही चाहिए। हम कितना ही अपने अड़ोस पड़ोस की सब आंटीज को प्रेम करें, लेकिन मेरी माँ तो मेरी ही माँ रहेगी। वही बात हमें याद रखनी है, मेरी चीज तो मेरी ही चीज। गौरव तो मुझे अपनी चीज पे होना चाहिए, आदर सबका है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मेरा अपना तो अपना है। जी बिल्कुल। बोलने के लिए तो यही धारा बात प्रवाह बोलती जा सकती हूँ, लेकिन समय हो जी गया होगा। हाँ, बात वही है, भाषाएं हम 100 सीखें 50 सीखें, जितनी क्षमता है हमारी उतनी सीखें, लेकिन घर में तो हम हमारी मातृभाषा में ही बात करें। ये माताओं का कर्तव्य है। माताएं कम पढ़ती हैं तो पिता उनके ऊपर हैं, अपना वर्चस्व जमा करके बोलने का अधिकार पूरा रखते हैं कि हमारे घर के बच्चे हैं, हमारी भाषा सीखेंगे। सिंधी को यदि अपनी सिंधी नहीं आती, गुजराती को अपनी गुजराती नहीं आती, तो उन्हें डूब मरना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से उनको बिल्कुल मीठी भाषा में कह करके उनको ताना मारती हूँ। तो खैर, और छोटा सा 1 मिनट आधे मिनट में बताती हूँ कि मैं 8 देशों के छात्र हिंदी के मेरे रहे हैं। इटली, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, हंगरी, चाइना, थाईलैंड। तो इन देशों के जितने भी छात्र मेरे छात्र हैं, वो हमारी लतिकाज बुटीक में अपने भारतीय वस्त्र सिलवाने के लिए भी आते थे। तो हमारी अंतरराष्ट्रीय बुटीक जैसी बन गई थी। तो क्या होता था कि ये बच्चे जब आते थे वस्त्र सिलवाने के लिए, तो एक दिन क्या हुआ कि इटली और बेल्जियम की बेटियां जो थी, उनमें से वो बात करते करते, अच्छा कभी होता था कि बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं बतिया पाती थी, हालांकि हिंदी के ही छात्र थे, तो अंग्रेजी में बोल गई। और बोलने के बाद वो कहीं में वो गलत हो गई, तो इतनी जोर से ठिठक गई, कहती कि लतिका जी माफ कीजिए, मैं तो अंग्रेजी गलत बोल दी यार। मैंने उसका सर खुजाना ठीक है, मैंने कहा सुनो, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ना वो तुम्हारी मातृभाषा है ना वो मेरी मातृभाषा है, वो केवल हम दोनों के बीच का सेतु है। तो उनमें यदि गलतियां होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी मातृभाषा जिस दिन भूल गए, उस दिन डूब मरने जैसी हालत होगी आपकी। तो वो बिल्कुल इतना वो अपने आप को एकदम सहज कर लिया उसने, और वो इतने आत्मविश्वास से भर गई उस दिन। मैंने कहा मुझे यही आत्मविश्वास आप लोग में चाहिए। तो मत उसके आप गुलाम बनिए जो आपकी भाषा नहीं है, लेकिन सचमुच डूब मरिए यदि आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती है। लेकिन मातृभाषा भी देखिए, गुजराती ही है, मराठी ही है, लेकिन कितनी उसमें वैरायटी हमको ये भी नहीं पता, कितने उसमें प्रकार हैं। तो वो आप जब थोड़े खोजने जाएंगे भीतर में तब पता चलेगा। तो चलिए इसी कड़ी में आगे गुजरात से ही जुड़ते हैं। हमारे सूरत गुजरात से लक्ष्य सिंह ठाकुर जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया समक्ष आकर के अपने 2 मिनट। लक्ष्य जी बहुत बेहतरीन, मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने अपने समय में भारतीय सैनिकों के लिए बहुत बड़े बड़े फंड्स इकट्ठा करके, मैं जितना जानती हूँ भारत देश के सैनिकों के लिए इतना काम किया था, और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, और इतना सटीक कि एक जो वकील है वो भी इनके सामने फीका पड़ जाए, ऐसी तार्किक बात रखते हैं हमेशा, और भारतीयत्व और हिंदुत्व को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे इन लक्ष्य ठाकुर जी का स्वागत और आपका हृदयन धन्यवाद कि आप आए और आपने हमारा मंच सुसज्जित किया। आपका स्वागत लक्ष्य जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। और एक चीज पहले मैं बता दूं, मैं बेसिकली यूपी का हूं, लेकिन मैं गुजरात में रहता हूं, और शायद मेरी हिंदी आप लोगों की जितनी अच्छी ना हो, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय से ही मतलब जब से ये गूगल इंडिक तो मैं गुजराती में बोलो नहीं तो ये चाले ના પણ આખા ઇન્ડિયા માંથી બધા લોકો જોડાયેલા છે ને, તો બધાને ખબર પડે, એટલે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ તો વધારે સારું. હા, તો
दरअसल सबसे पहली चीज जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि हिंदी जो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन गुजरात में पढ़ा हुआ हूँ, और जो हिंदी की यहाँ की जो बुक्स है उसमें खुद में सही से हिंदी नहीं होती। ठीक है, जो किताबों के अंदर जो हिंदी होती है वो खुद सही नहीं होती है। मतलब कि जैसे अगर मैं विज्ञान की कोई किताब पढ़ रहा हूँ या तो सामाजिक विज्ञान की कोई किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर जो हिंदी होती है वो उतनी ठीक नहीं होती है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो गलतियां वहीं से शुरू हो जाती हैं हम लोगों की, क्योंकि हम जो सामान्य जीवन में जो हिंदी यूज करते हैं वही वहां पे भी लिखी होती है। और दो एक ऐसी जगह है, एक सरकारी कागजात और एक किताब, जहाँ पे जो भी लिखा होता है हम उसको सही मान के आगे चलते हैं। लेकिन ये दोनों ही जगह पे, शायद लतिका जी ज्यादा समझ पाएंगे इसको, कि दोनों ही जगह पे बहुत सारी कमियां हैं हिंदी में। सरकारी फॉर्म्स जो होते हैं उसमें भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं होता, ना ही बुक्स में होता है। खैर, आज के विषय पे आते हैं कि मातृभाषा से कहीं पे कोई फायदा हुआ हो। तो मैं एक्सिस बैंक से जुड़ा हुआ हूँ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से, और मैं लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ लोगों को। तो वहां से मैंने अपना काफी अच्छा मतलब बिजनेस हुआ था, तो मुझे वहां से टूर मिला था दुबई के लिए। लेकिन मैं जैसे थोड़ा इमोशनल इंसान हूं, तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी पूरी टीम को लेके जाना है। तो उन्होंने कहा तो सर उसके लिए बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने कहा आप, दुबई के लिए मुझे 2 टिकट मिली थी, मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए। तो मैंने कहा आप इसको कैंसिल करके और कैसे भी ऐसे सेटअप करो, कोई भी जगह जगह आप चुनो, बस उसमें 5 लोग सेट होने चाहिए, ताकि मैं मेरी टीम के साथ जा सकूं, क्योंकि जो भी बिजनेस हुआ है उसमें मेरी टीम का सहयोग है। तो उन लोगों ने हमको थाईलैंड सेट करके दिया, और मुझे, मेरा पहला टूर था, इंटरनेशनल टूर मेरा पहला था, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था। अब वहां पे हम उतरे लगभग सुबह, मेरे ख्याल से 3 या 4 बजे का समय होगा, वहां पे फ्लाइट पहुंच हमारी लैंड हुई, और उसके बाद हम होटल में गए, और फ्रेश होके 1 घंटे बाद में हम सुबह सुबह घूमने निकले वहां पे। अब कुछ पता नहीं था, लाइफ का पहला टूर था इंटरनेशनल। तो वहां पे एक ऑटो वाले ने, पता नहीं कुछ तो वहाँ इंग्लिश और थाईलैंड मिक्स करके कुछ ने कुछ बोला, हमको कुछ समझ नहीं आया। हमको बस इतना समझ आया वो किसी घुमाने वाली जगह पे लेके जा रहा है, और 2000 रुपए लगेंगे पर पर्सन, और वो हमको घुमा के लेके आएगा। तो वहां से जब हम निकले तो मुझे याद आया कि मैं पानी की बोतल भूल गया हूँ। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने कहा आप टैक्सी रोको, मैं फटाफट पानी लेके आता हूँ। तो मैं पानी की बोतल खरीदने के लिए गया वहां पे, तो वहाँ कोई थाईलैंड की बैठी हुई थी, तो मैंने उनको इंग्लिश में बोला मुझे बोतल चाहिए पानी का। और फिर पैसे वैसे देने के बाद जब मैं वहां से निकला, तो मुझे टैक्सी में से किसी ने आवाज दी हिंदी में, मेरे दोस्त ने, कि मुझे ये भी चाहिए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ। वो दूसरी कोई चीज थी, एंड वो सुनने के बाद मैंने कुछ और वहां से स्नैक्स वगैरह का कुछ एक पैकेट लिया, और फिर मैं जाने लगा। अचानक से पीछे से एक आदमी आया, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और मुझे कहा कि आप इंडिया से हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला आप मतलब पहली बार आए हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पता नहीं, ये टैक्सी वाला, हम तो ऐसे बाहर बाय वॉक निकले थे घूमने के लिए, ये टैक्सी वाला है, ये कहीं हमको घुमाने लेके जा रहा है। तो उसने मुझे बोला आप अभी के अभी इस टैक्सी में से उतर जाइए, और ये वो लोग हैं कि आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे आपके बदन पे कपड़े तक नहीं रहेंगे, वहां से आप ऐसी हालत में निकलोगे। तो मुझे थोड़ा सा मतलब शक की दृष्टि से हम देखते हैं, तो मैंने उनको बोला मतलब आप कौन हैं और क्यों ऐसे? तो उसने कहा कि मैं अहमदाबाद से हूँ, और आपने हिंदी में बात करी अभी, तो उससे मुझे पता चला, क्योंकि एक्चुअली बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडियंस लगभग एक से दिखते हैं, लेकिन मैंने जो हिंदी में अपने दोस्त से सिर्फ वो एक लाइन जो बोली थी, उस पे से उसको लगा कि मैं हिंदी हूँ। और वो रेस्टोरेंट का मालिक था, और उसने वहां पे अपनी रिसेप्शनिस्ट बिठा रखी थी थाईलैंड की। ओए होए, तो वो अच्छा। उसने मुझे उस स्कैम में से बचाया। और उसके बाद से हम लोग लगभग 5 दिन थाईलैंड में थे, उसमें से 3 दिन हम वहां पे सेम प्लेस रुकने वाले थे। तीनों दिन हमने सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, शाम का खाना, सारा कुछ वहीं पे किया था हमने। तो ये मुझे फायदा हुआ था सिर्फ उस एक लाइन, वो एक लाइन हिंदी की, जिसने मुझे किसी बड़े स्कैम में से बचा लिया। मुझे नहीं पता कितना बड़ा होता, क्या बुरा होता मेरे साथ में, और मेरी पहली ट्रिप, जो पहली मेरी यात्रा थी, वो इतनी बुरी याद बन के रह जाती मेरी जिंदगी में। वो एक मुझे फायदा हुआ था वैसे। वाह हाँ। वाह, बहुत सुंदर। ये मातृभाषा का की ताकत है, की ताकत है। हम बहुत छोटे थे तब की बात बता रही हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल विनय वायकर जी, जो नागपुर के ही हैं, उनका हमने 2 वाक्य सुना था, बस आधे मिनट में खत्म करूंगी। उनका जैसे अभी हमारे दिवंगत, जो हमारे रावत जी के साथ जो किस्सा हुआ, हमारे जांबाज सिपाही जिन्हें कह सकती हूँ,
वैसा ही किस्सा विनय वायकर जी के साथ हुआ और उनके एयरक्राफ्ट को नीचे से फायर किया गया होगा, जिसके कारण उनका वो जो प्लेन है वो क्रैश हुआ। और क्रैश हुआ तो कहते हैं कि मैं बेसुध हुआ और बेसुध होकर के पड़ गया। अब उन्हें ये नहीं पता था वो भारत की सीमा थी और भारत की पाकिस्तान की सीमा के बीचों बीच कहीं ना कहीं गिरे होंगे। और उनको इतना ख्याल है, इतना उनको भान थी कि मैं बेहोश हो रहा हूं और आंखों में से दिख रहा है। कई सारे लोग इकट्ठे हो गए उनको पकड़ने के लिए। अब वो किस किस भावना से आए थे उनको ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन पता है वो क्योंकि मराठी थे, विनय वायकर जी मराठी थे, और एकदम से वो कड़ा उठे, आई ग किया उन्होंने, और वहां पर वो लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो भारतीय है। तो वो इतने खून से सन गए थे कि पता नहीं चल रहा था कि वो सैनिक भारत का है, ये पाकिस्तान का है। असल में वो जो भी हो रहा होगा उनके बीच टकराव, तो आई ग सुनते ही वो लोगों ने उनकी जान बचाई ये कह करके कि ये भारतीय हैं। वो आई ग शब्द से उनकी जान बची है। तो ये इतना बड़ा किस्सा रहा मेरे जीवन का सुनने का। और मैं बहुत छोटी, मैं स्कूली छात्र थी तब मैंने सुना था। तो मैंने उस दिन से ही मन बनाया था कि देखो भाई, हमारी मातृभाषा की 2 शब्दों से हमारी जान बच सकती है तो कितना महत्व है। और नहीं तो यदि पाकिस्तानी होते तो न जाने, लक्ष्य जी जैसे बता रहे थे ना, जाने उनका क्या हाल किया होता। तो बिल्कुल मातृभाषा हम लोग कहाँ कहाँ प्रयुक्त कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा भान नहीं होता, हमारा एक रियलाइजेशन हमें नहीं होता कि हम कहाँ प्रयुक्त कर गए और उससे हमारा क्या लाभ हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर लक्ष्य जी के साथ ही मैं समझती हूँ युगांश दत्त जी यहाँ पर उपलब्ध हैं। युगांश दत्त अपना एक अनुभव बताएंगे। आप भी 2 से ढाई मिनट में बता करके अपनी बात को रखें। युगांश जी। जी, बात ये 2015 की है। मैंने एक कंपनी में वो इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो मैं उस कंपनी में काम करता था मशीन लाइन में, वहाँ ऑपरेटर ही था मशीन का। तो क्या कहते हैं उसे, मैंने वहाँ पे रिटर्न पेपर दिया, कंपनी के अंदर ही निकले हुए थे एग्जाम्स, तो मैंने रिटर्न दिया, उसमें क्वालिफाई किया मैंने। तो बात आई इंटरव्यू के लिए, कंपनी में ही था इंटरव्यू भी। तो क्या कहते हैं हमें प्लांट सारा घुमाया, दूसरे जो अन्य प्लांट थे मेरे से अलग। तो फिर क्या कहते हैं उसे, हमारा इंटरव्यू शुरू किया गया, हमसे दूसरे भी टेस्ट लिए गए। खैर वो क्या कहते हैं वीडियो पे आइए युगांश, वीडियो पे आइए, हाँ दर्शन दीजिए जी। तो फिर वो थोड़ा मेंटली एबिलिटी चेक करने के लिए उन्होंने टेस्ट लिए कई सारे, हमने ठीक है बढ़िया हुआ। लेकिन बात आती है इंटरव्यू की, तो उसमें मद्रासी से थे कोई, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज का जो एसेंट था उससे ही पता लग रहा था यार शैली में बोल रहे थे। तो मैं बोलते रहे, उन्होंने कहा कि चलिए भाई बताइए आपका नाम। मैं हिंदी में बोलना शुरू किया। मैंने हिंदी में बोला तो उन्होंने कहा रुकिए थोड़ा इंग्लिश में बोलिए ना। मैंने कहा सर इंग्लिश मेरे से बनता नहीं, मतलब होगा नहीं मेरे से। तो उन्होंने कहा फिर भी ट्राई कीजिए। मैंने कहा सर आप कहेंगे मैं पंजाबी में बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो पंजाब में थी फैक्ट्री। तो उन्होंने कहा नहीं इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। मैंने कहा सर देख लीजिए, पूछना है तो पूछ लीजिए हिंदी में, नहीं तो पंजाबी में बोल लीजिए, वैसे बनने का नहीं मेरे से। तो उन्होंने कहा देखो तुम अपना ये जो एटीट्यूड है ये थोड़ा कम कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने कहा सर ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है अब तुम जा सकते हो। और रुक जाते जाते मुझे उन्होंने कहा कि ये जो तुमने एटीट्यूड दिखाया ना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है तुम पे, तो थोड़ा ध्यान रखना आगे के लिए। तो मैं चला गया। फिर इंटरव्यू में क्या हुआ क्या नहीं हुआ खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है मैं गर्व था मतलब उस पर, क्योंकि हर किसी ने इंग्लिश बोली जरूर होगी लेकिन मैंने हिंदी बोली। इस बात की दिक्कत नहीं होती कि मतलब जैसे हम रशिया जाते हैं रशियन बोलते हैं, फ्रेंच फ्रांस में बोल लेंगे, जर्मनी में जर्मन। लेकिन और हमारे भारत में भी जैसे तमिलनाडु हो गया वहाँ तमिल बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। कन्नड़ बोलते हैं कर्नाटक में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम पे कोई भाषा थोपी जाती है, जैसे अंग्रेजी। अब बैंक में चले जाओ कितना लंबा फॉर्म मिलता है, आधे से ज्यादा ऑप्शन छोड़ देते हैं। खैर बस, लेकिन ये था कि गर्व था थोड़ा कि हाँ मैंने हिंदी में बोल ली, बाकी सब इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ। खैर इतनी नहीं, मैं सभी मित्रों से आज जितने भी यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ना, मैं सभी से कह रही हूँ केवल बात करने के लिए बात का मौका नहीं है, ये अवसर इतना ही नहीं है, यही तो नहीं खत्म हो जाना है। लेकिन आप अपनी बात इतना सशक्त रूप में, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, तो क्या पता हमसे ही वो शुरुआत हो, हम ही अपने इस चीज के नेता बने, इस बात को आगे ले जाए नेतृत्व करते हुए। और जैसे
हर किसी को एक एक काम मिल जाता है और काम पकड़ लेते हैं ना। और आप भी सभी भाषा प्रेमी है तभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, अन्यथा तो हजारों को आज निमंत्रण मिला है, लेकिन बात यहाँ पर रखने के लिए आप केवल यही आए, तो क्या पता आपका यही रास्ता हो आगे बढ़ने का। तो निश्चित तौर पर आपने अपने एक केवल मातृभाषा के गर्व के लिए आपने अपनी नौकरी तक को एक किनारे रख दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो फल वहां नहीं मिला होगा कहीं। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना अच्छा मंच दिया हमें हमारी बात रखने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये दूर तक बात जाएगी ना। बिल्कुल। आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास, और क्या है मोदी जी का है विश्वास भी, तो बिल्कुल भारत देश के लिए हमको चुप नहीं बैठना है। ये केवल हम बात करने के लिए नहीं यहाँ पर केवल हम सम्मिलित हुए हैं, हमें काम करना होगा आगे। तो बस शिवाजी की भी मुट्ठी भर सेना थी, उन्हें नहीं लाखों से लड़े थे, लेकिन मुट्ठी भर से ही लड़े थे। हम मुट्ठी भर ही काफी हैं, लेकिन जज्बा वही चाहिए हमें, सैनिकों वाला। तो शेखर प्रताप भैया यहाँ सुन रहे हैं, तब से हमें मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहती हूँ शेखर भैया भी कुछ बोले, क्योंकि उनके दिल में भी हृदय में भी कहीं ना कहीं है भाषा की बात। कहिए मोटा भाई। स्वागत। सभी को नमस्ते। हमारा तो कोई विशेष अनुभव है नहीं बहन जी इसमें, और हम तो यूपी से हैं, तो बिल्कुल ठेठ देसी अपनी भाषा बोलते हैं, वही है हिंदी, लेकिन अरे गाड़ दो लठ गाड़ दो अपनी भाषा का आज। वो थोड़ी खड़ी भाषा है, तो लोगों को कई बार बुरी भी लगती है, यार तुम कैसे बोलते हो। हाँ, तो, हाँ। अब बस एक ही बात कहना चाहूंगा इस विषय पे दीदी, कि यहाँ पे है ना हमारे सिस्टम में बहुत कमियां है जी। है ना, सारे सब्जेक्ट हमें एक विषय पढ़ाया जाता है, हिंदी एक विषय है, जबकि पढ़ाना चाहिए इंग्लिश एक विषय है। यहाँ सिस्टम इतना गड़बड़ है कि सारी चीज इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फिर एक सब्जेक्ट को हिंदी को सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाएंगे, तो उसमें जो है सारा गड़बड़ हो जाता है। ना टीचर हिंदी अच्छे से पढ़ा पाते हैं और ना बच्चे पढ़ पाते हैं, अधूरी मतलब मिक्स हो जाता मामला, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। फिर उसमें क्या करें, इस सिस्टम को चेंज करना होना चाहिए शायद इसमें, क्योंकि महाभारत देखते थे तो महाभारत में बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते थे, और वो इतनी अच्छी लगती थी, जैसे कई शब्द होते हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ाया, कदाचित आया का, तो ये शब्द है ना, मतलब बिल्कुल लगता कि हाँ, अब हम उनको सेट नहीं कर पाते, हम उनको बोल नहीं पाते कि हम इनको कहाँ बोल रहे हैं, जबकि वो बोलने में इतने अच्छे लगते हैं। और मतलब मैं कह नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास इसके लिए। दिक्कत ये है कि सिस्टम इतना खराब कर दिया इन्होंने पढ़ाई के विषय को लेकर, बट सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में और हिंदी एक अलग सब्जेक्ट। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल अब कारगर होगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अब बदली है, उसमें तो अब सारी चीजें भारतीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़िए, जो जैसा है वो आप बिल्कुल। तो अब इस बात के लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि अब हमारी ही सरकार है, और यदि सरकार नहीं भी सुनती है तो हमें उनसे सुनाने का भी अधिकार है, और हमें सब कुछ, हमारे पास क्षमता भी उस चीज की। तो बस केवल बच्चों जो है, हमारी आज की जो पीढ़ी है, उन्हें केवल तैयार भर करना है हमें ये कहकर के बेटा अब जो भी करोगे वो होना ही है, आपकी मातृभाषाओं में ही होना है। तो उनको तैयार करना हमारा दायित्व है, क्योंकि सिस्टम नहीं है ठीक, तो सिस्टम हम मिलकर के ठीक करेंगे, क्योंकि ये बातें आगे तक पहुंचेगी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो है, ये कई जगहों पर जहां पाठ्यक्रम में जहां भगत सिंह जी को आतंकवादी बताने की प्रयास किए गए, कई तमाम ऐसे किस्से हुए हैं जहां पर फिर से उसको रिवाइज किया गया है और भारतीयत्व में उसको लाया गया है। तो ये शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास कर रहा है, ये बात वहां तक पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर हमारे एक और है दीदी, इसमें हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा सिस्टम खराब है यहाँ का। मतलब हमें अपनी भाषा के नाम पे, विज्ञान के नाम पे, अपने ज्ञान के नाम पे, अपने इतिहास के नाम पे हमें सब कुछ झूठ पढ़ाया गया, सब झूठ। अकबर को महान बता आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़े महीनों पहले, हाँ, ये जो इतिहास की बात आप कर रहे हैं, ये जो इतिहास की बात आप कर रहे हैं, थोड़े समय पहले ही
भारत सरकार ने इतिहास की किताबों को रिवाइज करने के लिए कहाँ आपको लगता है ऐसा कहा गया था सबसे, और मेल मंगाए गए थे, भारत सरकार ने मेल मांगे थे और उसमें जवाब मांगा था कि कहाँ बदलाव करना चाहते हैं। तो खैर ये बात और लंबी हो जाएगी, हम लोग किसी दिन, मैं समझती हूँ हर सप्ताह यदि हम लोग रखें ना ऐसे विषय पर बात करना तो कभी खत्म नहीं होगी, और मैं ये श्रृंखला चालू करने वाली हूँ। अब ये बात खत्म नहीं होगी। मुझे आज बहुत बड़ा एक आप लोग से आप लोग का सहयोग मिला है। यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय श्री विभूति मिश्र जी भी, मैं देख पा रही हूँ, गैलेक्सी M31S। चूंकि अब तक कभी हमारा स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष भेंट नहीं हो पाई है, लेकिन मैं समझती हूँ आदरणीय विभूति जी ही हैं आप। गैलेक्सी M31 महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, प्रणाम महोदय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छा प्रयास है ये, बहुत सुंदर है। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरी मैथिली में कहिए ना जी। मैथिली अच्छा, मैथिली में बोल, सब लोग समझ कुछ नहीं बोल पाएंगे। दीजिए, आज मातृभाषा दिवस है। हाँ हाँ, तो हमार जो भाषा अछि वो मैथिली अछि, मुदा हम हिंदियो में बाजै छी, घरों में दोनों चलै छै। तो दुटा हमर मातृभाषा भेल, एक मैथिली आ एक हिंदी। से हम कहना चाहिए हिंदी में, तो संस्कृत पूजा है, मैथिली संतोष मन प्यारी, अंग्रेजी दिखावा सिखावा, हिंदी मेरी दुनिया सारी। मित्रों, अगर मैं हिंदी को लेकर के अगर उस गौरव के क्षण का उपयोग करूंगा जो मेरे जीवन में आया था, वह तब था जब मेरी एक पुस्तक हिंदी एकेडमी द्वारा एक प्रथम पुरस्कार के रूप में वो सामने आई थी, और सारा खर्चा हिंदी एकेडमी ने वहन किया था। वो किताब आज आपके सामने है। इस किताब से मुझे बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये प्यारी सी धुन है, हिंदी एकेडमी ने छापा था इसको। इसके अलावा बहुत सारी कविताएं मेरी छपी और लोगों ने सराहा उसको। तो बहुत सामान्य सी बात है कि मातृ के साथ जो चीज भी जुड़ जाए, वह मातृभाषा हो, वह मातृभूमि हो, वह मातृग्राम हो, मातृस्थल हो, मातृपर्जन हो, मातृस्मृति हो, मातृ संस्कार हो, वह अच्छा कैसे नहीं होगा। और मैं आपको यकीन के साथ अगर कहूं तो यही कहूंगा कि आप दुनिया की सारी भाषाएं सीख लें, बहुभाषी हो जाएं, लेकिन शुरुआत आपको मातृभाषा से ही करनी होती है। बिना इसके आप सीख ही नहीं सकते। और भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा व्यापार का सबको अवसर यहां मिलता है, और कोई भी बिना मातृभाषा के आप जान सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप लोगों से संवाद करेंगे, तो आपको अमुक व्यक्ति से अमुक व्यक्ति की भाषा में बात करनी होती है, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको लेकर आप बात करते हैं। यह जीविका का एक बड़ा साधन भी है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे यह महसूस हुआ है कि 20-25 वर्षों में हिंदी का और अधिक नुकसान हुआ है। पिछले 20-25 साल में हिंदी का और ज्यादा नुकसान हुआ है। आप देखेंगे पठन पाठन के स्तर पे, स्कूल कॉलेज के स्तर पे और काम काज के स्तर पे हिंदी का नुकसान हुआ है। इसके वनिस्पत अंग्रेजी को अधिक तरजीह दी गई है। इतने कॉन्वेंट स्कूल, इतने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल नहीं थे पहले। अंग्रेजी कोई बोलता होगा, या उसको बड़ा जो भी है उसके प्रति एक भ्रम की स्थिति की बहुत अच्छे हैं, बड़े ज्ञाता हैं। ये नुकसान किया गया है। मुझे याद है मैथिली में हमें सुविधा थी कि हम मैथिली के द्वारा कई सारी भाषाओं को पढ़ सकते थे। यस, ये सुविधा दी गई थी हमें, लेकिन आज वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। हालांकि मैं इस सरकार को धन्यवाद दूंगा, जो केंद्र सरकार है, कि मैथिली को तो हटा ही दिया गया था बहुत पहले, बाद में इसे सामने लाया गया, और फिर ये अष्टम जो है ये सूची में आई, यूपीएससी में अब आप इसको कर सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं बिहार से। ये अवसर को खत्म कर दिया गया था 90s के आसपास। लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो मैं कमी देखता हूं
कि वो चीज दोबारा शुरू हुई, यानी कि मैथिली के माध्यम से हम विज्ञान पढ़ते थे, मैथिली के माध्यम से हम भूगोल पढ़ते थे मैथिली भाषा में, लेकिन वो चीजें आज नहीं दिख रही हैं। तो इस ह्रास को जब तक हम मैथिली, जब तक अपनी मातृभाषाओं में हम अवसर नहीं पैदा करेंगे, जो साजिशें हो रही हैं उनको खत्म नहीं करेंगे, उस पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी भाषा को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बेहद जरूरी है। आप याद कीजिए, संस्कृत जैसी कौन भाषा है विश्व में, संस्कृत में क्या नहीं है। लेकिन मुझे भ्रम हो रहा है कि शायद आप बीच में बोल रही हैं, तो मैं फिर मैं यहाँ पे रुक जाऊं। जी, कभी हमारी मातृभाषा संस्कृत भी हाँ जी, मैंने अनुभवों को यहाँ पर साझा करने के लिए मैं पूरा चाह रखती हूँ कि अपने अनुभवों को, कि जहाँ पर, क्योंकि जो आधिकारिक बात है ना आदरणीय जी, वो तो होती ही रहती है, बस एक जो अपनी बात है कि कहीं अनुभव जो हुआ हो उसको कहने का आज मौका मैंने दिया है, तो निश्चित तौर पर असल में आक्रोश जो होता है वह भी प्रेम का ही एक माध्यम होता है। तो चूंकि मेरा इतना प्रेम है अपनी मातृभाषा से, जो हिंदी और मैथिली है, तो उसी में मेरा एक आक्रोश जो है वो सामने आ गया। मैं देखिए पत्रकार हूँ, हिंदी की पत्रकारिता करता हूँ, तो टीवी में काम करता हूँ, वहाँ पे एंकरिंग भी करता हूँ, तो इसलिए मतलब मेरे लिए तो हर दिन, हर क्षण, हर पल जो है वो भाषा के ही कारण मैं जी पा रहा हूं। भाषा से ही जुड़ा है। और आपसे जो आज बातचीत हुई है, जो मैंने आप लोगों को सुना है, जो मैंने सारे मित्रों को सुना है, यह मेरी मातृभाषा का ही प्रेम है, उसी का दिया हुआ है। सचमुच, बहुत धन्यवाद। सचमुच सचमुच। हाँ जी, आपका हृदयेन स्वागत। और मीना गोदरे जी आदरणीय, जो इंदौर से हैं, साहित्यकारा, कृपया अनम्यूट करें और अपनी बात 2 से 2.5 मिनट में रखने का प्रयास करते हुए आज इस कार्यक्रम में एक और अपना अनुभव साझा करेंगे। आदरणीय मीना गोदरे जी, जो कि ब्रजभाषी हैं, बुंदेली कदाचित। नमस्कार लतिका जी। नमस्ते। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सुंदर आयोजन आपने किया है, और मैं काफी समय से देख रही हूँ कि आप हिंदी के लिए समर्पित होकर काम कर रही हैं। मैं तो एक साहित्यकार हूँ, मेरा तो समझ लीजिए पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित है। बचपन से हिंदी में ही रही हूँ और बहुत छोटे से लिखना शुरू किया है। लगभग 100 के करीब मैं पुरस्कार भी हिंदी में प्राप्त कर चुकी हूँ। अभी विगत सप्ताह भी मेरे आलेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कोरोना पर मेरा आलेख गया था। और आपने अनुभव कहा है, वैसे तो बताने को बहुत है, क्योंकि हिंदी में सारी जिंदगी गई है मेरी। पूरा संघर्ष, चुनौतियां सारी हिंदी में ही हुई हैं। बड़े बड़े विचारकों को हिंदी में पढ़ा है, ग्रहण किया है और आगे बढ़ी हूं। मातृभाषा आपकी बुंदेली हुई, तो मुझे लगता है बुंदेली में कछु कह दियो तो अच्छा लगे मुझे। तो बुंदेली में कहूँ, अब बुंदेली में अलग से कहती हूँ। अभी पहले बात सुनिए मेरी, कि जब मैं इंग्लैंड गई तो वहां पर मैंने, वहां के जो कथाकार हैं, भारत के हैं, वो हिंदी के लिए काफी काम कर रहे हैं, तेजन शर्मा जी, जानते होंगे आप शायद। हाँ, तो मैंने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे नेहरू सभागार में वहां पर कवि सम्मेलन में बुलाया। अब मैं बड़ी असमंजस में ये थी कि यहाँ के लिए मैं कौन सी कविता बोलूं, क्योंकि यहाँ ना माँ वाली तकलीफ है, ना बेटी वाली तकलीफ है, यहाँ की समस्याएं कुछ और हैं। तो मैंने सोचा चलो अपने देश के ऊपर ही बोलती हूँ। अब देश को की विशेषताओं को इंगित करने वाली कविता थी वो। अब अंग्रेज भी बैठे हुए थे वहां, अंग्रेज बैठे थे, भारत के लोग भी बैठे हुए थे। फिर मैंने हिम्मत की कि नहीं, मैं तो वो ही बोलूंगी, मेरा देश जैसा है मैं वैसा बोलूंगी, उसमें किसी को बुरा लगे या भला, उससे मुझे क्या। फिर मैंने बड़ी जोरदार कविता उनको सुनाई, भारत की पूरी विशेषताओं को लेके। सन्न होके सब सुनते रहे। बाद में तालियां भी बजाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, कि किसी को कैसा लगे, लेकिन मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं आज उस देश में, जो जिसने हमें गुलाम बनाया था, उस देश में आज मैं अपने पूरे देश की कहानी सुनाकर आई हूँ। क्या है मेरा देश, सुनिए। इसी तरह अभी जितनी भी वेबसाइट पर मैं डालती हूँ, इंग्लिश में आता है, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं हिंदी में रिप्लाई करूंगी। और बड़े बड़े मैसेज इंग्लिश में आते हैं कई बार। आज ही एक वाकया हुआ, इंग्लैंड से एक मैसेज आया, मेरा कांटेक्ट चल रहा था वहां, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी में ही करूंगी, और हिंदी में मैंने पूरा रिप्लाई